Hello students, let us start with chapter The Fundamental Unit of Life in one shot. It will be rapid revision of this chapter. तो सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट होता क्या है? इट इज सेल. All the living beings, maybe plants or animals, they are all made up of cell. तो cell is the structural and functional unit of life. सारा जो कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर हो किसी प्लांट का, एनिमल का, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स. और सारे फंक्शनल यूनिट भी इट इज दे आर ऑल्सो बाय द सेल. हु क्वाइंड दैट टर्म सेल? सेल को सबसे पहले किसने बताया था? The name of the scientist was Robert Hooke in 1665. रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसके बारे में बताया था. तो इट वॉज ऑल ऑफ यू कैन से फॉर्चुनेट कि इसका डिस्कवर हुआ था अबाउट द सेल, क्योंकि एक मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन का जो कवर होता है, ढक्कन होता है ना, दैट वाज ऑफ वुड. तो वो चांस फैक्टर था कि उसके माइक्रोस्कोप के अंडर आ गया था एंड ही कुड सी द सेल्स ऑफ द वुड, राइट. तो तब ये डिस्कवर, उनकी लैंग्वेज में सेल जो था स्मॉल रूम को कहते थे. तो ही सॉ दैट स्ट्रक्चर एंड ही गिव द टर्म सेल. तो सेल उसने इसका नाम दिया था. तो अगर हम एक टेम्पररी अमाउंट ऑफ सेल, अनियन सेल बनाएं तो कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले कैसे करते हैं, हम एक अनियन उसको पील ऑफ करते हैं, हाफ ऑफ इट लेते हैं और उसकी कनकेव साइड से एक थिन लेयर होती है जिस मेम्ब्रेन को हम रिमूव करते हैं एंड वी पुट इट इन वाटर. हम उसे पानी में डालते हैं ताकि वो एकदम एक्सपैंड कर जाए. ठीक है. फिर एक स्लाइड लेते हैं, स्लाइड के ऊपर हम वो थिन लेयर को लेके आते हैं, राइट. उसके ऊपर ड्रॉप ऑफ वाटर डालते हैं, सैफरन इन सोल्यूशन डाल सकते हैं टू गिव इट अ कलर ताकि हमें ज़्यादा क्लियरली दिखे, और ग्लिसरीन का ड्रॉप डालते हैं ताकि वो जो मेम्ब्रेन है वो ड्राई अप ना हो. ठीक है. देन वी विल प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट. उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कवर स्लिप रखते हैं एंड वाइल पुटिंग द कवर स्लिप हम बहुत ध्यान से उसको रखते हैं कि उसमें वाटर बबल्स ना आए. और फिर उस स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जस्ट लाइक ब्रिक्स ऑन द वॉल. वॉल के ऊपर जैसे ब्रिक्स होती है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है. तो दीज आर द सेल्स, दीज आर द सेल्स. ठीक है. इस तरह से हम एक टेम्पररी अमाउंट ऑफ अनियन सेल बना सकते हैं. हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल? सेल के न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन इन 1931. हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म का पहले मतलब क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म. सेल के अंदर जो दिस इज द न्यूक्लियस, जैसे मैंने ये दिखाया सेल न्यूक्लियस. न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड होगा दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल के अंदर वाला ये वाला जो फ्लूइड होगा दैट इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म की एक कंबाइंड टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में पुरकेन ने बताया था. देन सेल थ्योरी. सेल थ्योरी सेचुइन एंड शेल्टन दो साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा दी गई थी. व्हाट इज सेल थ्योरी? सेल थ्योरी ये कहती है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. मीन्स सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है बेटा. साथ साथ आप इनको स्क्रीनशॉट कर सकते हो क्वेश्चंस को कॉपी में लिखने के लिए. ठीक है. वर्च्यू इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. वर्च्यू का क्या व्यू था अबाउट द सेल? वर्च्यू ने ये कहा था कि ऑल द सेल्स दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो हैं वो बनते हैं. देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये किसने डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है 1940 में डिस्कवर हुआ था. इट वॉज बाय एंटोन वेंटेन लोवेनहुक. इसने डिस्कवर किया था इन 1940. नेक्स्ट आता है व्हाट आर यूनिसेलर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बने होते हैं उनको बोलते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, और जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं दे आर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट और ड्रॉ
एंड नेम वेरियस टाइप ऑफ सेल्स। ये एनसीईआरटी में सारे सेल्स बने हुए हैं आपके, अगर क्वेश्चन आ सकता है ड्रॉ एंड नेम वेरियस टाइप ऑफ सेल्स, ये आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी इट इज़ गिवन। देन व्हाट आर द 3 असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल। सेल के 3 असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। नंबर 1 पे आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल की आउटर मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन होती है और ये लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब इट डू नॉट अलाउ ऑल द सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। ये सिर्फ कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है पास होने के लिए, हर एक सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं पास कर सकता। उसके अंदर आता है न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियस का जो मटेरियल होता है न्यूक्लियर मटेरियल उसको कहते हैं। ये डीएनए आरएनए से बना होता है। डीएनए आरएनए पे जीन्स होते हैं जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाते हैं वाया जीन्स जाते हैं। इनहेरिडिटरी यूनिट होते हैं जो कि कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे पास आउट करते हैं। देन साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस के बाहर जो सारा फ्लूइड होता है दैट इज साइटोप्लाज्म, जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी अपरेटस, ठीक है। तो दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं पुराने सेल्स, जो जब लाइफ शुरू हुई थी, स्टार्टिंग के जो सेल्स थे, पुराने सेल्स को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, और एडवांस सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज जो है 1 से 10 नैनोमीटर तक होता था, और यूकैरियोटिक जनरली 5 to 10 नैनोमीटर। Then nuclear region is not well defined, क्यों? Because prokaryotic cells are not covered by nuclear membrane, इनके बाहर न्यूक्लियर membrane नहीं होती, इसलिए जो है न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं, न्यूक्लियस इज वेल सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम 1 होता है, इसमें मोर देन 1 होते हैं। देन प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये नहीं होते थे प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस का मतलब ये, अगर किसी चीज़ को, जैसे मैं एक सिंपल बात करती हूँ कि अगर हम किशमिश को पानी में रखें, तो पानी उसके रात में भिगो दें, सुबह क्या होगा, स्वैलअप हो जाएंगी ना, बड़ा साइज हो जाएगा, स्वैलअप हो जाएंगी, तो वाटर उसके अंदर गया वाया इट्स मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस, ठीक है। और अगर हम किशमिश को एक शुगर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में रखें रात को, तो शुगर कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा, पानी उससे बाहर आएगा, वो सिकुड़ जाएगी, ठीक है। तो वाटर का किशमिश से बाहर आना दैट इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस वाया मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के थ्रू, उसकी आउटर मेम्ब्रेन के थ्रू पानी का अंदर जाना दैट इज एंडोस्मोसिस, बाहर आना दैट इज एक्सोस्मोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। जब प्लांट सेल है, प्लांट सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है, राइट। अब प्लांट सेल में आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, और सेल वॉल जिसको बोलते हैं, सेल वॉल में सारा जो सेल का मटेरियल एक तरफ सिकुड़ जाए, सारा मटेरियल एक तरफ आ जाए, इस तरफ से खाली रहेगा ना, एम्प्टी रहेगा। तो व्हेन द लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, अब वो वाटर लूज कर रहा है इसीलिए तो सिकुड़ गया, ठीक है, श्रिंकेज हो गया, उसका कंट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction in the content of the cell away from the cell wall. Cell wall तो वहीं की वहीं रही, लेकिन सेल का कंटेंट जो है वो श्रिंक कर गया, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। देन इसका मतलब सेल वॉल के फंक्शन क्या है, अब इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट परमिट्स द सेल टू बिकम टार्गेट, ये टार्गेट बनाता है उसको। इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सपोर्ट द सेल, फ्रीली परमिएबल टू वाटर, पानी उसके आर पार जा सकता है, अलाउज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल कंटेंट, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी सेल वॉल जो है कुछ लेवल पे अलाउ करता है। देन ड्रॉ द न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या होता है, सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसके अंदर उसके बीच बीच में पोर्स होते हैं, बीच बीच में खाली स्पेसेस, ये खाली स्पेसेस है, ये खाली स्पेसेस हैं, ये खाली स्पेसेस हैं, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। उसके अंदर जो ये दिखाया हुआ है डार्क कलर में फ्लूइड, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो पड़ा है, दिस इज क्रोमेटिन मटेरियल, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस।
न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ही आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आप इसका सारा जो है सब्जेक्ट मैटर आप खुद लिख सकते हो। आउटर मेम्ब्रेन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच कंटेन न्यूक्लियर पोर्स एंड इनसाइड there is present fluid called nucleoplasm. Inside the nucleoplasm is a thread like structure called chromatin material. Then inside the nucleus there is a nucleolus which is also called factory of ribosome. ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आगे आप कंटेंट खुद लिख सकते हो। इसके लिए भी जो आपको कैसे लिखना है इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से करेंगे तो इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। दिस इज सिस्टर्नी, दिस इज वेसिकल एंड दिस इज ट्यूब्यूल। ये स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 तरह से है। ठीक है, और फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अच्छा एक और बात इसमें बताते हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 तरह से एंड डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इसमें जैसे इसमें ये दाने से दिखाए हुए हैं ना, दानेदार स्ट्रक्चर, दीज आर द राइबोसोम्स। अगर राइबोसोम के आधार पे लें तो राइबोसोम जिसमें प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें प्रेजेंट नहीं होते दे आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द presence or absence of ribosomes, it is of 2 types, rough endoplasmic reticulum if ribosomes are present, and if ribosomes are not present they are smooth endoplasmic reticulum. ठीक है, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इट इज हैविंग राइबोसोम, देयरफॉर इट सिंथेसाइज प्रोटीन। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनाता है। ठीक है, और प्रोटीन और लिपिड्स आपस में मिल करके बनाते हैं मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल। ठीक है, जिसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी कहते हैं। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट वर्क एज अ स्केलेटल सिस्टम ऑफ द सेल, स्केलेटल फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द functions of endoplasmic reticulum? Forms skeletal framework of the cell. It provide pathway for distribution of nuclear material from one cell to the other. ये एक पाथवे देता है कि न्यूक्लियस मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ जा सकता है, सीढ़ी का काम करता है। सर्टेन एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड्स जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, RER इज कंसर्न विद द प्रोटीन सिंथेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लाइसोसोमल एंजाइम्स भी फॉर्म करता है। देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लिपिड्स बनाता है, और ये प्रोटीन और लिपिड्स मिल करके जो है वो क्या बनाते हैं? मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक खास रोल, क्रूशियल रोल प्ले करता है इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन द लीवर ऑफ द वर्टिब्रेट्स। जो रीढ़ वाले एनिमल्स होते हैं ना, वर्टिब्रेट्स, उनमें उनके लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, कई पॉइजन्स और ड्रग्स से डिटॉक्सिफाई करता है। अभी मैंने बताया था व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन कौन बनाता है? बोलो, लिखो उसमें कमेंट्स में। यस, प्रोटीन कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक। और लिपिड्स कौन बनाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। और दोनों प्रोटीन और लिपिड्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? मेम्ब्रेन्स। दैट इज कॉल्ड, प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। नेक्स्ट जो हम सेल ऑर्गेनेली स्टडी करेंगे वो है गोल्जी अपरेटस। अब क्या होता है, ये जो अभी हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्टडी किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी इकट्ठे होते जाते हैं और ये स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं। ये स्ट्रक्चर ये बनना शुरू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड गोल्जी अपरेटस। जैसे वो इकट्ठे होते हैं ये सिस्टर नहीं बनने शुरू हो जाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड सिस फेज। इसको बोलते हैं सिस फेज, जहाँ से गोल्जी अपरेटस बनना शुरू होता है। और जो ये पुराने होते हैं ये ओल्ड होते जाते हैं और ये डाई करना शुरू कर देते हैं, जैसे इसमें दिखाया हुआ है ये डाई कर रहा है अब। दिस इज कॉल्ड ट्रांस फेज, ये डेथ फेज है इसका गोल्जी अपरेटस का। दिस होल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड गोल्जी अपरेटस। नीचे वाले पॉइंट से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल रहे हैं और ये ट्यूब इस तरह से सिस्टर्नी बना रहे हैं। सिस्टर्नी टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने स्टडी किया ना, इस तरह का स्ट्रक्चर ये सिस्टर नहीं बना रहे हैं। जो ट्यूबुलर मिल रहे हैं, वैक्यूल्स मिल रहे हैं और सिस्टर नहीं बना रहे हैं, नीचे नीचे वो मिलते जा रहे हैं। और इसका मतलब एक तरह से बर्थ फेज है ये, जहाँ गोल्जी अपरेटस का, जहाँ वो मिल रहे हैं। और ऊपर जो पुराने हो रहे हैं वो डाई कर रहे हैं।
ठीक है। और डाई करके वो क्या बना रहे हैं, लाइसोसोम्स बना रहे हैं, वैक्यूल्स बना रहे हैं। दिस इज अ डेथ फेज, ठीक है। तो गोल्जी अपरेटस का क्या काम है, ये पैकेजिंग मटेरियल का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है। इसमें अब इसमें वही बात है कि सिक्रेटरी इन फंक्शन है, जो ये लाइसोसोम जब डेथ फेज में आता है वैक्यूल्स और लाइसोसोम बनाता है। लाइसोसोम्स इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग, इट कंटेन वेरी पावरफुल एंजाइम्स। लाइसोसोम में बहुत पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। जब कभी सेल टूटना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है, तो लाइसोसोम बैग बस्ट अप करता है, सारे इसके एंजाइम्स निकलते हैं और अपने ही सेल को खा जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई फॉरेन पार्टिकल अटैक करता है तो भी ये एंजाइम उसे खा जाते हैं। तो इसको क्योंकि अपने ही सेल को जब खाते हैं तो इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। अब ये इतने पावरफुल एंजाइम सिक्रीट करता है, इसलिए इसका फंक्शन सिक्रेटरी भी है, सिक्रेशन, ठीक है। और ये वैक्यूल स्टोरेज का काम भी करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल का काम भी करता है, सेलुलर सिक्रेशन, ये एंजाइम्स सिक्रेट करता है, प्रोटीन, क्योंकि आर इसमें है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी करते हैं, मिलेनिन पिगमेंट भी बनाते हैं, लैक्टोप्रोटीन्स भी बनाते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन भी करते हैं, क्योंकि लिपिड प्रोटीन दोनों हैं तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का काम भी करते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनाते हैं। इसको कैसे लिखना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब एक डायग्राम का भी ये स्क्रीनशॉट ले लो। लाइसोसोम मैंने अभी समझाया है, लाइसोसोम को कैसे लिखना है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको आंसर कैसे करना है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये भी वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेली है। 2 मेम्ब्रेन्स इसमें होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, इसमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो है इट इज़ थ्रोन इनटू फोल्ड्स, इनसाइड फोल्ड्स होते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा ये जो इसके बीच में ये स्पेसेस आती हैं फोल्ड्स के बीच में, दे आर कॉल्ड क्रिस्टियाई, ठीक है। और इट इज़ फिल्ड, माइटोकॉन्ड्रिया इज फिल्ड विद द मैट्रिक्स। इसमें स्मॉल साइज्ड राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। ऑक्सीसोम्स होते हैं जिसको F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं, विच कैरी ऑक्सीजन। डीएनए मॉलिक्यूल होता है, सर्कुलर डीएनए विच कैन माइटोकॉन्ड्रिया अपनी जैसी सिमिलर कॉपी भी रेप्लिकेट बना सकता है, क्योंकि जिसमें डीएनए वो रेप्लिकेट हो सकता है, अपने जैसा सेम माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इसमें F1 पार्टिकल्स होते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं। देन इसकी खास बात, इट हैज़ एटीपी मॉलिक्यूल, सिंथेसाइज एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट इज अ करेंसी ऑफ एनर्जी। बेसिकली क्या होता है, इसमें F1 पार्टिकल्स होते हैं, ऑक्सीसोम्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं। जो फूड हम खाते हैं उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है एंड इट फॉर्म एनर्जी। वो एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, जिसके कारण हम माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज इट सिंथेसाइज एटीपी मॉलिक्यूल, adenosine triphosphate, which is a currency of energy. That's why it is also called powerhouse of the cell. Then एक क्वेश्चन आता है, what is called kitchen of the cell. kitchen of the cell बोलते हैं प्लास्टिड्स को. प्लास्टिड्स is called kitchen of the cells. तो प्लास्टिड्स जो होते हैं ये एनिमल्स में ही होते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, सॉरी प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते। और ये क्योंकि ये प्लांट्स में होते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, इनमें भी डीएनए मॉलिक्यूल होता है, तभी ये भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपने जैसे सेम बना सकते हैं। प्लास्टिड्स प्लांट्स में होते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स होता है, दैट इज ड्यू टू डिफरेंट कलर्स आर ड्यू टू प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स को हम स्टडी करें 3 टाइप से करते हैं। क्रोमोप्लास्ट विच गिव्स कलर, ल्यूकोप्लास्ट दे स्टोर फैट्स, देन chloroplast which has chlorophyll and they undergo the process of photosynthesis, ठीक है। 3 तरह से हम इसको स्टडी करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड करें, ये भी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होते हैं। इसके अंदर ये कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड ग्रेना होता है, ठीक है। और ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ग्रेना का क्या काम है, ये सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है। इसमें क्लोरोफिल होता है जो कि लाइट
एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद ये एनर्जी यूज़ अप होती है इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का रिएक्शन करवा के ये एनर्जी ग्लूकोज फॉर्मेशन में काम करती है। इस तरह से प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है, ठीक है। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वुड हैपन इफ देयर विल नो गोल्जी एपेरेटस। गोल्जी एपेरेटस नहीं होगा तो क्या होगा। इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल नॉट बी पैक्ड, ठीक है ना। द मटेरियल सिंथेसिस इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल नॉट, क्योंकि पैकेजिंग का काम करता है ना गोल्जी एपेरेटस, ठीक है। पैकेजिंग का करता है, स्टोरेज का करता है, ट्रांसपोर्ट का करता है, ये सब नहीं होगा। गोल्जी एपेरेटस से बनता है लाइसोसोम, लाइसोसोम फॉर्मेशन नहीं होगी। इसके अलावा जो वॉर्न आउट सेल्स होते हैं, डेड ऑर्गेनेलिस होते हैं, उनको कौन खाते हैं, लाइसोसोम के एंजाइम्स। अगर लाइसोसोम नहीं है तो डेड ऑर्गेनेलिस वहीं रह जाएंगे आफ्टर द डेथ ऑफ द सेल, ठीक है। Okay. ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। अच्छा, वाई डज अमीबा, सॉरी, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा अपना फूड कैसे लेता है। अमीबा का क्या होता है, अमीबा एक इरेगुलरली शेप्ड ऑर्गेनेली है, यूनिसेलुलर है। इसके पास जैसे फूड आता है इट टेक्स शेप, इट मेक स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीड बनाने शुरू कर देता है। ये फॉल्स फीड बाद में ये जुड़ जाते हैं और फूड उसके अंदर चला जाता है फूड वैक्यूल की फॉर्म में। वहाँ पर कुछ एंजाइम्स रिएक्ट करते हैं, फूड का डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद फिर वो जब फूड जो है इट इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, ठीक है। अब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, उसके सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हैं। और उसके बाद जो सारा वेस्ट है इट कम्स एट द एंड, ये एंड पे आता है, जैसे एंड पे आता है Okay. और वहाँ पर से मेम्ब्रेन ब्रेकआउट होती है और ये आउट ऑफ द बॉडी चला जाता है, ठीक है। तो दिस इज इन दिस वे अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। ये सारा आप स्क्रीन शॉट कर सकते हो। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं और टर्जिडिटी और टर्बिडिटी टू द प्लांट सेल भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आप इसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन वैक्यूल्स को उसको टोर्नोप्लास्ट कहते हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस विद सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, ये लिपिड्स एंड प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, ये नॉन लिविंग है, लिविंग है। ये प्लांट सेल्स में मिलती है, ये एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों में होती है। सेल वॉल रिजिड होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। नेक्स्ट आता है व्हाट इज सेल डिवीजन, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्गेनिज्म। सेल डिवीजन एक प्रोसेस है बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, इससे नए सेल्स बनते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल्स। ये इंजर्ड ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए भी प्रोसेस रिक्वायर्ड होती है। इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द गैमीट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। ये सेल डिवीजन से गैमीट्स भी फॉर्म होते हैं। एक तो होता है कि बॉडी सेल्स, हमारी बॉडी ग्रो करती है, दिस इज वाइट सेल। एक गैमीट फॉर्मेशन होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेल डिवीजन को जब हम स्टडी करते हैं टू टाइप से होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस क्या होती है, प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड फ्रॉम टू, इसमें एक सेल से दो सेल्स बनते हैं माइटोसिस में, ठीक है। लेकिन जो मियोसिस की प्रोसेस है उसमें एक से चार सेल बनते हैं। माइटोसिस में दो डॉटर सेल्स बनते हैं और इनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। लेकिन मियोसिस में एक से चार सेल्स बनते हैं और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये जो मैंने समझाया है इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, ये सारा कैसे लिखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लिया बेटा। अब इसके डायग्राम्स भी यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। माइटोसिस का पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मियोसिस का लो। अब ये मियोसिस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके,
अब एक क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ इन म्योसिस। म्योसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ऐसा क्यों? अगर क्रोमोसोम नंबर हाफ ना हो तो क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा ऑफस्प्रिंग में, क्योंकि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन दो गैमीट्स, मैटरनल एंड पैटर्नल, दो गैमीट्स यूनाइट करते हैं ना, तो अगर क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा तो फिर ही क्रोमोसोम नंबर ठीक बनेगा। जैसे ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 फ्रॉम मैटरनल साइड, 23 फ्रॉम पैटर्नल साइड, अब बना 46, तो सेम आ गया। लेकिन अगर वहाँ से भी 46 हों और मैटरनल पैटर्नल 46 और 46, तो डबल ऑफ इट हो जाएगा ना, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं है, फिर सेम इंडिविजुअल फॉर्म नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्रोमोसोम नंबर का हाफ होना भी ज़रूरी होता है। ये इसमें भी ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब बेटा आपको समझ आया, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो, समझ आया हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।